अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस और हम कर रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। यानी पाकिस्तान में जो सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स के कवानीन हैं उनको हम आज पार्ट 3 में स्टार्ट कर रहे हैं। बैकग्राउंड के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 भी आप देख सकते हैं। एवरी संडे 6 PM ये वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं। टैक्स ईयर 2022 के लिए ये लॉ डिस्कस हो रहा है, तो अगर आप इस दौरान देख रहे हैं 30 जून 2022 से पहले, तो ये लॉ जो आप देख रहे हैं, वरना उसके बाद फिर चेंजेस होंगी, लेकिन बेसिक जो बातें हैं जो हम करेंगे इस वीडियो में वो सेम है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेक्शन 1 को हम देखते हैं और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, उसमें कहा गया है कि इस एक्ट का नाम है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो ये बेसिकली नाम उसका बता रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1973 का, उसका आर्टिकल 1 जो है वो कहता है कि पाकिस्तान में जो प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान है वो शामिल है, और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इसके अलावा जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है वो उसके फेडरल कैपिटल के तौर पे शामिल है। तो पाकिस्तान में ये 4 प्रोविंसेस और कैपिटल है। इसके अलावा जो है ये कवानीन जो हैं, जो आज़ाद स्टेट्स हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्किस्तान, वो अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, लेकिन वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ये कानून अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे उन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी अडॉप्ट किया हुआ है। तो चूँकि उनके पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया है, तो वहाँ भी ये कवानीन फॉलो होते हैं। इससे ये होता है कि जो भी ट्रेडिंग बिजनेस होती है, सेल्स टैक्स के केस में चूँकि इसका ताल्लुक B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस एंटिटी से है, और फिर फाइनल कंज्यूमर से इसका ताल्लुक है सप्लाई चेन से। इसी तरह सर्विस के कानून में भी जो है वो है, लेकिन जो सर्विस का कानून है वो प्रोविंशियल है, तो वो वहाँ सिर्फ हम पंजाब के कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी को आप कर सकते हैं और अभी हम देखेंगे भी। यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज जब पाकिस्तान में, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, अब क्वेश्चन ये है कि जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड और प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव फाटा और पाटा के इलाके थे, वो भी अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, और इस तरह से वो भी अब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अगर आप वहाँ पे कोई भी गुड्स की सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कानून वहाँ लगेगा। तो एक छोटी सी बात में बहुत सारी बातें होती हैं, और आप इस तरीके से कनेक्ट करते हैं इस कानून को बाकी कवानीन के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल बेसिक कानून है, उसको इस कानून के साथ और इनकम टैक्स कानून के साथ, और अब हम सर्विस टैक्स का कानून भी जोड़ रहे हैं। तो आई होप कि आपको एक ब्रॉड विजन से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप अपना बिज़नेस चला रहे हैं या बिज़नेस को कंसल्ट करते हैं, तो ये सारे कवानीन इनको बताना ज़रूरी है। फिर वो कहता है कि ये कानून कब से एक्टिव होगा, तो ये कानून बेसिकली 1990 से एक्टिव था। यहाँ लिखा है कि नोटिफिकेशन होगी ऑफिशियल गज़ट में, और जो है क्या कहते हैं, ये वो एग्जैक्ट डेट है SRO 1190 28/10/1990। तो 1 नवंबर 1990 से ये कानून जो है इम्प्लीमेंट हो गया। तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं, और ये टैक्स ईयर 2022 के लिए हम डिस्कस करें। तो हर वीडियो में हम जो है वो कंपेयर करेंगे दोनों सेक्शन। जिस तरह सेक्शन 1 यहाँ डिस्कस हो रहा है, इसी तरह सेक्शन 1 अब हम पंजाब के सेल्स सर्विस टैक्स का भी डिस्कस करेंगे। ये जो सेक्शन 1 है, इसका मकसद ये है कि बता दे कि नाम क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कब से एप्लीकेबल है। तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो 1 नवंबर 1990 से पहले की हो, वो पुराना जो कानून है 1951 का उससे डील होगा, वरना उसके बाद से ही है। तो तकरीबन अगर आप 1990 देख लें तो अब 31 ईयर्स हो गए हैं और ये इम्प्लीमेंट हो गया। इस कानून के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, क्योंकि मकसद ये है कि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें हिस्ट्री चूँकि प्रॉपरली टैक्स लॉस की पाकिस्तान में लिखी नहीं जाती, तो जो लोग भी, जैसे डॉक्टर इकरामुल हक मेरे उस्ताद जो हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, और इसी तरह और भी लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो उससे कुछ पता चलता है। कुछ फर्स्ट हैंड मैंने खुद भी देखा है। तो जब
ये कानून इम्प्लीमेंट हुआ था तो इवन 1995 96 तक आप समझे, या आप समझे कि 1999 तक मुशर्रफ के आने से पहले तक, जब भी गवर्नमेंट जो है और एफपीआर के लोग जो है वो मार्केट्स में जाते थे और लोगों को कहते थे कि जी आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाएं, जो टॉपिक हम आने वाले सेक्शन में देखेंगे, तो वो अपने शटर डाउन कर देते थे। और ये चीज़ पेशावर से लेके कराची तक पूरे पाकिस्तान में थी और कोई भी इस कानून को मानता नहीं था पहले 10 सालों तक, जैसे हर टैक्स लॉ के साथ होता है। और फिर जो है मुशर्रफ के आने के बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है गिव अप कर जाते हैं, कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है। उस वक्त अगर यूट्यूब होता और टॉक टैक्स दोस्ती ब्रांड होता तो शायद लोग जल्दी जो है ना इसको समझ जाते और जल्दी रजिस्टर हो जाते। जैसे अब इन वीडियोस को देखने के बाद आने वाले बिजनेसेस, चाहे आप टेक्नोलॉजी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप रजिस्टर हो जाएंगे। अच्छा, तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि इस कानून को टाइम लगा और जो है 2000 के बाद जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ। जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो रजिस्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई, लेकिन फिर अब 2018 के बाद जो है काफ़ी सारा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि लोग रजिस्टर करें। और इस कानून को इस तरह बनाया जा रहा है कि एफबीआर जो है, जो सेल्स टैक्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, या जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइल करती हैं तो वो उनको देखते हैं या उसका ऑडिट करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जा रही हैं। सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट हो जाएगी तो फिर इनकम टैक्स कलेक्शन भी इजी हो जाएगी। इसके अलावा ये तो गुड्स पे लग रही है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। जब ये सर्विसेज पे लगेगी तो उसके हवाले से अगला कानून है जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, उसका पहला सेक्शन कहता है कि इस कानून का नाम है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, और ये पूरे पंजाब पे अप्लाई होगा। अब पंजाब की टेरिटरीज में क्या आता है, तो ये भी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद जो है वो पंजाब का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो एक सेपरेट जो है वो स्टेट कह ले, प्रोविंस कह ले, और वो फेडरल कैपिटल है बेसिकली पाकिस्तान का। तो ये है कि पंजाब में, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो और प्रोविंसेस में होती हैं, उनका यहाँ पे लिंक बनता है। लेकिन ये बात सिग्निफिकेंट है कि ये पूरे पंजाब पे अप्लाई होती है। ये जो एक्ट है ये भी जो है एक सर्टन डेट पर एक्टिव हो गया, और इसमें लिखा है कि बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट specify services or classes of services in respect of which tax shall be collected and paid with effect from date subsequent to different from the date of commencement of this act। तो यहाँ अगर नोट्स दिए हों, जो मेरा ख्याल है नहीं दिए हुए, तो शायद एंड पे दिए। ये कानून जो है यहाँ की डेट से देख लेते हैं कि ये कानून इस दिन पास हुआ 27 जून 2012। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये टैक्स ईयर 2013 के लिए इम्प्लीमेंट हो गया, जो 1 जुलाई 2012 को स्टार्ट हुआ होगा। और जो है ये डेट जो है, अगर इसकी स्टार्टिंग डेट है, तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे उन पर सर्विस टैक्स लग गया। लेकिन कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकती है कि नहीं, टैक्स ईयर 2013 से नहीं, वो आगे चल के टैक्स होंगे। और जैसे जैसे हम कानून देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कौन से लोग हैं जो इस कानून के स्कोप में आते हैं और उन्होंने फिर क्या करना होता है। अच्छा, इस कानून के हवाले से क्योंकि हम सेक्शन 1 देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका सिमिलर स्ट्रक्चर है, नाम है, पंजाब तक उसकी लिमिट है, एक्ट कब जो है इम्प्लीमेंट हुआ है, और फिर गवर्नमेंट ने अपना एक राइट रिज़र्व किया। पंजाब गवर्नमेंट की बात हो रही है कि उन्होंने राइट रिज़र्व किया है कि इसको कुछ सर्विसेज को बाद में कर सकते हैं, और वो फिर नोटिफिकेशंस वगैरह इन सब चीज़ों को देख के बताया जा सकता है। जो डॉक्टर इकरामुल हक साहब की जो पब्लिकेशंस हैं ए कंसल्टेंट्स, वहाँ पे एक तो ऐसी बुक्स भी पब्लिश होती हैं, हमने वीडियोस भी बनाई हैं, जहाँ पर आपको पूरा फाइनेंस एक्ट लेटेस्ट, जैसे ये वाला टैक्स ईयर 2022 का है, वो मिल जाता है अलॉन्ग विद जो जो अमेंडमेंट्स उसमें हैं। और फिर बुक बाइंडिंग फॉर्म में मल्टीपल वॉल्यूम्स की बुक्स मिलती हैं, इनकम टैक्स के लिए भी, सेल्स टैक्स के लिए भी, सर्विस टैक्स के लिए, जो फिर हर महीने अगर कोई चेंज आता है टैक्स लॉ में ड्यूरिंग टैक्स ईयर तो वो अपडेट होती है। तो ये अब आपके प्रोफेशनल वर्क पे डिपेंड करता है। अगर आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं तो आप
चाहेंगे कि जैसे ही कोई टैक्स लॉ में चेंज आए तो अपने रेलेवेंट क्लाइंट्स को अपडेट करें। और अगर आपकी टैक्स प्रैक्टिस लिमिटेड है या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसी कवानीन बुक्स ले सकते हैं डॉक्टर इकरामुल हक की पब्लिकेशंस, जहाँ ये बताएंगे। तो मकसद बताने का ये है कि ये सारी जो चेंजेस है या वो उसके अंदर डेट्स वगैरह और सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस हो जाती है। हम इन वीडियोस में जो आप ये देख रहे हैं पार्ट 3, इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो सर्विस टैक्स है पंजाब वाला और सेल्स टैक्स है उसको कंपेयर करें। और कंपेयर करने से ये होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज में पता चलेगा कि गवर्नमेंट की बेसिकली क्या थिंकिंग है। और अब चूंकि एक जॉइंट सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल आप कर सकते हैं अगर आप पर ये सारे कवानीन अप्लाई होते हैं तो वो भी है। और दूसरा, अगर आप सिंध में हैं, खैबर केपी में हैं या किसी और प्रोविंस में हैं, तो आप इन वीडियोस को देख के पंजाब सेल्स टैक्स के बेसिस पर आप अपना भी देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली प्रोफेशनल हेल्प भी लेंगे। ये टैक्स एडवाइस नहीं है, सिर्फ टैक्स इन्फॉर्मेशन है। तो सेक्शन 1 में हमने देखा कि स्कोप क्या है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जी डेफिनेशंस। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एंडेवर है। और मकसद ये है कि आपको बताया जाए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और कानून, ताकि आपको पता हो कि एज ए बिज़नेस पर्सन ये वो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं जो आपने पे करनी है। एक जो कल्चर बन गया है कि जी चूँकि कानून प्रॉपरली नहीं पता तो उसको इग्नोर किया जाए, या एफबीआर वाले अगर पर्सनल कलेक्शन मांगे, ज़ाती पैसे मांगे और आपको कहें कि जी कोई बात नहीं आप रजिस्टर ना हो, तो उस बातों में ना आए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है। और इस लॉ को एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि ये लॉ मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 1 जुलाई 2012 से इम्प्लीमेंट तो हो गया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि चैलेंज हुआ था तो इसकी एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 जुलाई 2020 से मैं समझता हूँ कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को मौका मिला है और अब वो प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देख रहे हैं कौन से सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। लॉ से रिलेटेड तो मुख्तलिफ केसेस चलते रहेंगे, लेकिन जो पॉइंट समझना है वो ये है कि सपोज़ करें कि आप जो एक होटल है, रेस्टोरेंट है या मोटेल है, क्योंकि ये डिफरेंट किस्म के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और आप कहते हैं कि मैं एक छोटे स्केल पे हूँ, लाहौर शहर में हूँ या किसी और शहर में पंजाब के हूँ, और मुझे जो है ना पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ और इस कानून में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं तो ये आपको उतने सालों के नोटिस भेज सकते हैं, कम से कम 5 सालों के। अगर आज ये आपको किसी भी ट्रांजैक्शन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं या किसी मजबूरी के तहत आप रजिस्टर होंगे तो, और आप बिज़नेस पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि कम से कम पिछले 5 सालों के नोटिस भेजें कि जी पिछले 5 सालों में आपने सेल्स किए। और जो अनप्रोफेशनल टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो ये गलती करते हैं कि आपकी टैक्स रिटर्न, फॉर एग्जांपल आप होटल है तो इनकम टैक्स रिटर्न तो बाकायदगी से फ़ाइल कर दी, विद होल्डिंग भी कर दी, तो सब कुछ आपका पता चल गया कि आपकी सेल्स कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, लेकिन सर्विस टैक्स में या सेल्स टैक्स में आपको रजिस्टर नहीं किया। ठीक है जी। तो उस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारे कवानीन आपको पता हो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि जी ये नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि पंजाब में सर्विसेज पे टैक्स लगता है। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, हम नॉर्मली होटल और की एग्ज़ाम्पल ज़्यादा लेंगे, वैसे तो और बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं और उसके अंदर कंसल्टेंट्स भी आते हैं और वगैरह वगैरह। तो यह है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास फिर पावर होगी। और फिर इसी तरह एफबीआर या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी आपको चूना लगा सकती है, यानी आपको, चूंकि आप एक वीक स्पॉट में हैं और आप जानबूझ के इंटेंशनली जो है ना बिज़नेस, या तो आपने नया बिज़नेस टैक्स ईयर 2019 में शुरू किया 20 में, तो अंडरस्टैंडेबल है कि चले अभी आपका बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो आपको तब भी रजिस्ट्रेशन कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो है। लेकिन अगर आप 10 साल 15 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, ये कानून आया और आपको इसका पता भी चल गया कुछ साल पहले, तो आप रजिस्टर नहीं हो रहे, तो वो सारी टैक्स लाइबिलिटी एक्यूमुलेट हो रही है। तो आप जो है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं और अब सेल्स टैक्स रिटर्न भी एक ही कंबाइंड हो गई है, तो बहुत ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर दी हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे कानून में एज ए सेल्स गुड्स प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी हम पे ये अप्लाई नहीं होते। अच्छा,
अब इसके अंदर ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो कवानीन हैं वो डिफरेंट बिजनेस कैटेगरीज पे इम्प्लीमेंट होती हैं, और इसमें ये भी है कि जो है उसके लिए मुख्तलिफ बुक कीपिंग और ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वो लाइबिलिटी आपकी स्टैंड करेगी। ख़ासतौर पे अगर आप कंपनी मैनेज कर रहे हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को फिर भी कुछ हद तक जो है ना बेनिफिट होता है कि वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन देन अगेन जितना जल्दी आप जो है टैक्स नेट में आके इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों कवानीन का, और हम ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों कवानीन आप पे अप्लाई हो सकते हैं। आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें। गुड्स एंड सर्विसेज के हवाले से इसी सेक्शन 1 पे, चूँकि यहाँ पे और प्रीवियस वीडियो भी आप देखेंगे प्रीमियल का, तो हमने बात की थी कि ये सर्विसेज पे लगता है कानून, और जो सेल्स टैक्स एक्ट है वो लगता है गुड्स के ऊपर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, वो प्रोविंस टू प्रोविंस भी फ़र्क पड़ सकता है, और कुछ चीज़ें हैं जो देखने में जो है वो गुड्स लगती हैं, लेकिन उन पे पीआरए वाले भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, एफबीआर भी कर रहे हैं। तो इसमें एक कॉमन एग्जांपल है यहाँ आपके, जो अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व उम्मीद है कि हो गई है, वो रेस्टोरेंट्स की है कि रेस्टोरेंट्स गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज भी। आप खाना खाने भी जाते हैं, और फिर खाना तैयार करना, प्रेजेंट करना और सारा कुछ वो एक सर्विस भी है। तो एफबीआर और जो प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान कन्फ्यूजन भी रही है। तो अगर ऐसी बात है तो अच्छे टैक्स प्रोफेशनल से, टैक्स दोस्ती टीम से आप रब्ता करके वॉलंटरी बेसिस पर जो मेन पॉइंट, अगर आप आज इस वीडियो से देख रहे हैं और अब ये सीरीज़ आप फॉलो करेंगे, इसको हम कॉम्प्रहेंसिव कमेंट्री ऑन सेल्स एंड सर्विस टैक्स इन पाकिस्तान कह रहे हैं, आप पार्ट 3 देख रहे हैं। तो जो है अगर ये आप ये लॉज फॉलो करेंगे, क्लैरिटी लेंगे, वॉलंटरी बेसिस पे करेंगे, तो आपको बहुत सारा एडवांटेज होगा। अगर आपको नोटिस आएंगे वो परस्यू करेंगे, फिर बीच में लीगल प्रोसिक्यूशन भी होगी, तब आप रजिस्टर होंगे तो ऑलरेडी आप अपनी टैक्स प्रोफाइल जो है ना वो करें। अब आप एक क्वेश्चन रेज करेंगे कि इतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है। तो आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें इतनी ईजी हैं, या तो फिर आप जो अब इनकम टैक्स लॉ में भी आया है कि आप डिजिटल मीन्स यूज़ करने हैं, तो अब आप 100% अपनी सवाए पेटी कैश के, यानी कि वो जो बिज़नेस में आप थोड़ा बहुत कैश यूज़ करते हैं डेली इस्तेमाल के लिए, उसके अलावा जो है आप सारी पेमेंट्स जो हैं अकाउंट टू अकाउंट करें, और जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो आपके बिज़नेस अकाउंट में करें, जो आपके सप्लायर्स हों उनके बिज़नेस अकाउंट में आप पेमेंट करें। अपने बिज़नेस अकाउंट में से आप बिज़नेस अकाउंट ओपन करना इनकम टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट हो गया। डिजिटल मीन से पेमेंट करना 1 दिसंबर 2021 से वो मस्ट हो गया। तो हम विद होल्डिंग टैक्सेस पे बात करें, वहाँ भी हमने ये डिटेल में बात की थी सेक्शन 153, तो आप देख सकते हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स की सूरत में वो भी आ रहा है। मंडे, ट्यूसडे एंड मंडे, वेनसडेज एंड फ्राइडेज़ को, और एवरी संडे जो है आप ये देख रहे होंगे सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स पे कमेंट्री। तो मैं हूँ आपका होस्ट और टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। सेक्शन 1 से आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से लफ्ज़ हैं, उनको टैक्स लॉ कैसे डिफ़ाइन करता है। थैंक यू वेरी मच।